एनीवे, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एसी का दूसरा लेक्चर। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसी को अगर हम एक रजिस्टर से कनेक्ट करें तो क्या बिहेवियर होगा, कैपेसिटर से कनेक्ट करें तो क्या बिहेवियर होगा, और इंडक्टर से बिहेवियर कनेक्ट करें तो क्या बिहेवियर होगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बात और समझनी पड़ेगी कि यार एसी को वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आप मानते हो कि करंट और पोटेंशियल दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप लोगों को 11th क्लास का ऑसिलेशन एंड वेव यूनिट याद हो तो ऑसिलेशन, अगर खास करके मैं बात करूं, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स को हम लोग कंप्लीटली उसको स्टडी करने के लिए एक रोटेटिंग वेक्टर बनाते थे, सर्कुलर वेक्टर। ठीक है, जो हम लोग SHM बनाते थे ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन बनाते थे कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कहाँ होगी, ट्राइंगल उस पे बनता था। तो फिर वहां से x = a cos ओमेगा t की इक्वेशन बनती थी। ऐसा कुछ है उसमें, ठीक है। लेकिन अब मैं उसकी जो इतनी ज्यादा डेप्थ डिस्कशन है वो मैं यहाँ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करूंगा। देखो, होता क्या है कि हमें पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों ही टाइम वेरिंग क्वांटिटी हैं, यानी कि ये ऐसी क्वांटिटी जो समय के साथ बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि ऑसिलेशन में एक्चुअल में करंट का इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, बट एक्चुअल में तो वो ऑसिलेट करते रहते हैं। और उनकी ऑसिलेशन की वजह से हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यार वो कितने फ्लो हुए, कितना चार्ज एग्जैक्टली फ्लो हुआ। एक साइकिल में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी तो हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हुआ, हाफ साइकिल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते थे। क्योंकि सारा चार्ज एक जैसी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों को उसको उसकी एवरेज वैल्यू की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, जो कि 0.64 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आई थी, 64% ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, 64% ऑफ मैक्सिमम आई थी। फिर मैंने आपको दूसरी बताई थी कि यार जहां ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एंड द एनी मोशन विच इज टू एंड फ्रो। ठीक है, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, वो ही हमारा क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आपसे फंडामेंटली ये पूछा जाए या आपको अगर फंडामेंटली ये समझना हो हाउ एनर्जी बिकम ट्रांसफर, सो इट इज द टू एंड फ्रो मोशन, अप डाउन, इनसाइड आउटसाइड, आगे और पीछे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। ठीक है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगी। दिस इज द फंडामेंटल मोड कि हमारी एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, इसी तरीके से होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से मूव करते हैं। अब हमें पता है कि भाई एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक है ना, लड़के तो एनर्जी फील कर ही लेते हैं, कितनी गर्मी हुई। ठीक है, क्यों भाई, कर लेते हो? हाँ हाँ, तो बस वही हीट है, वहां पर भी हम लोग यही मेजर, क्योंकि देखो आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। इट इज द दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन ए रजिस्टर। हीट एनर्जी, ठीक है ना, मतलब गर्मी पैदा कर रहा था ये भी। तो गर्मी तो हर जगह ही पैदा होती है, इस बात को याद रखना। हीट इज ऑफ एवरेज, हीट इज द सिंबल ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहां आपको कुछ गर्म महसूस हो, मान लेना यहां पर ऊर्जा है, कार्य करने की शक्ति है, कार्य किया जा सकता है, या अगर गर्म है तो कार्य करके छोड़ दिया गया है, दो में से एक बात है। तो अब बात करते हैं कि जब यहां पर इस तरीके से हमारा जो फेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलेगा। देखो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, यार हमें पता है कि वोल्टेज की V = V0 साइन ओमेगा टी है, I की वैल्यू है I नो एंड साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन से आप लोग फैमिलियर हो, पिछले लेक्चर में मैंने इन सब का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अब देखो ये साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है, यानी कि अगर हम देखें तो ये इस तरीके से है।
अगर ये इस तरीके से है तो एक समय पे तो ये पॉजिटिव में पीक में है, एक समय पे ये नेगेटिव में पीक में है, और हर समय पर ये वेरिएशन में है, किसी भी समय पर इनका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। बोल हाँ, सही है। चलो, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हम इनको एज ए वेक्टर मान के चलते हैं, होते नहीं हैं, मान के चलते हैं। समझ में आ लिया बात? ठीक है ना। जैसे गर्लफ्रेंड को क्या मान लेते हो, तू तो मेरा साथी है, जीवन का साथी है, मान ही लिया ना, है तो नहीं ना। हाँ, तभी तो ब्रेकअप हो गया, नहीं तो होता थोड़े। क्योंकि गर्लफ्रेंड में और शादीशुदा, जब शादी हो जाती है लड़की की वाइफ में, क्या फर्क है? ब्रेकअप होने पे कुछ नहीं मिलता, डाइवोर्स होने पे आधा मिलता है। सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो ऐसा होता है। तो भाई क्या होगा बच्चों, इनको हम लोग इस प्रकार से, ये मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटेशन में एक वेक्टर बना लिया। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम रख दिया v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर? ओके। और जो इसकी ये जो इधर की रोटेशन है ये ओमेगा टी है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी ले ली मैंने। ठीक है, अब यार मान लो कि करंट जो है वो वोल्टेज के साथ नहीं है, वो वोल्टेज से आगे और पीछे है। अब समझो बात को कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज है एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया है, वोल्टेज को क्या समझना है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्ज के पास कितनी एनर्जी है वो उसकी वोल्टेज है। और करंट को मैंने क्या बताया है? फ्लो बताया है मैंने। तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि पर यूनिट टाइम चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, वो मैंने आपको करंट बताया है। अब आप बात के समझो कि भाई हो सकता है फ्लो आगे हो, एनर्जी पीछे हो, दोनों साथ हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन है और ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। तो फील्ड जो है, फील्ड हमेशा क्या है? फील्ड इज ऑलवेज एनर्जी। फील्ड इज ऑलवेज एनर्जी। तो जरूरी तो नहीं है ना कि जहां इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में वहीं पर एनर्जी भी हो, वहीं पर फील्ड भी हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो जो ये डिफरेंस है ना पोजीशन का, जो ये डिफरेंस है पोजीशन का, वोल्टेज और करंट का, इसी को हमने कह दिया फेज डिफरेंस। जो वोल्टेज और करंट का पोजीशन का डिफरेंस है किसी समय पर, उसको हमने क्या नाम दे दिया? फेज डिफरेंस। फेज का मतलब होता है डिफरेंस इन पोजीशन और इन लोकेशन एट ए गिवन टाइम। लिख लो इस बात को, फेज का मतलब होता है डिफरेंस इन पोजीशन और लोकेशन एट ए गिवन टाइम। अब मान लो कि ये हमारा आई की इक्वेशन है और ये हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और यहां पर ये जो एंगल बी और आई के बीच में बना, ये है हमारा फाई। ये क्या है? हमारा एंगल फाई। सो दिस फाई इज फेज डिफरेंस। दिस फाई इज फेज डिफरेंस। यहां पर फाई क्या है? फेज डिफरेंस। इस बात को अब समझ लेना, फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस क्या बता रहा है आपको? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट ए गिवन पर्टिकुलर टाइम। लिख लो इस बात को कि एक समय पर वोल्टेज और करंट कहां पर हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो फेज डिफरेंस है। और इस पूरे डायग्राम का नाम फेजर डायग्राम है। क्या नाम है इस पूरे डायग्राम का? फेजर डायग्राम। अब बात क्लियर हो गई ना एकदम से कि फेजर डायग्राम किसका है? फेजर डायग्राम वो डायग्राम होता है जहां पर कि वोल्टेज और करंट को एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करके प्लॉट करते हैं, और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वोल्टेज और करंट की क्या स्थिति है, वो दोनों एक साथ है या आगे पीछे है।
अब क्लैरिटी मिल गई। और इसमें जो ये लेंथ है ना, जो ये एरो मैंने बनाया है, जो ये वेक्टर बनाया है, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट। और इसकी डायरेक्शन हमेशा रोटेशन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि एक वेव को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए, एक वेव से कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप उसको एक सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो। जैसे एक ये हिस्सा हो गया ना, ये वाला, इसका ये यहां रख दिया, ये हो गया, इसको यहां रख लिया, ये हो गया, इसको यहां रख लिया, ये हो गया, इसको यहां रख लिया। सो वी गॉट 4 डिफरेंट। ठीक है, तो अब इसमें ये जो हमारे को ये जो 4 अलग अलग, आप तो इनको क्वाड्रेंट बोल दोगे, लेकिन उस क्वाड्रेंट का ये वाला हिस्सा अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो एक वेव बन जाती है। तो इस वाले हिस्से में अब मैं इस क्वाड्रेंट के अंदर सारी क्वांटिटीज को रीड कर सकता हूं एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली मैं यहां रीड कर सकता हूं। तो अगर मैंने यहां और यहां रीड कर लिया तो मुझे इस इतने हिस्से की वेव की इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं मिल गई। सिमिलरली अगर मैं इसको रीड कर लूं, यहां पर यहां कर लूं तो इसकी मिल गई, और अगर मैं चारों को रीड कर लूं तो मुझे पूरी वेव की इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इस वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करना, और ऐसे को, अब ये लाइनें ऐसे बनेंगी ना, अब क्योंकि वेव तो ऐसी थी, फिर ये सर्कल बना। अब सर्कल के ऊपर जो जो भी हमारी जो पढ़ाई होगी, जिस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा तरीका होगा क्या, ये एरो, ये वेक्टर, और वेक्टर की रोटेशन हर बार क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। क्लियर, मिल गया। आपको फेजर डायग्राम इसमें बनाने पड़ेंगे। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा डिफाइन फेजर डायग्राम, ये नहीं आएगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फेजर, व्हाट इज फेज, कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि फेज जो है करंट और वोल्टेज में रजिस्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आपसे पूछेंगे एलसीआर सर्किट के अंदर फेजर डायग्राम बना के दिखाओ, पूरे एलसीआर का। आपसे पूछेंगे कि आरसी सर्किट का फेजर डायग्राम बनाओ, तो उनके आपको डायग्राम, यानी कि फेजर डायग्राम क्या बताएगा आपको कि इस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें बताओ, लिखो, दिस डायग्राम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वोल्टेज एंड करंट relationship. This diagram gives information about voltage and current, for a given circuit element or a circuit when AC is applied across it. For a given circuit element or a circuit when AC is applied across it. अब पता लग गया फेजर क्या है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फेजर की कहानी। चलो, तो अब बात करते हैं कि जब एसी को अगर मैं एक रजिस्टर से अक्रॉस कनेक्ट करूं तो कैसा बिहेवियर मुझे देखने को मिलेगा। फिर मैं बात करूंगा कि अगर एसी को कैपेसिटर से कनेक्ट करा गया तो कैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा। वो सब बातें हम लोग स्टडी करेंगे। अभी पढ़ते हैं, देखो, तो AC कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर। ठीक है, तो AC कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर में क्या होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। कैसे, देखो बच्चों, ये मेरा एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने AC कनेक्ट, ये सिंबल AC का है, यहां मैंने V नॉट साइन ओमेगा टी, ये रजिस्टर की वैल्यू R है। क्या है इस रजिस्टर की वैल्यू, R है। अब देखो, यहां से I करंट तो बनेगा ही बनेगा सर्किट में, तो हमें पता है बच्चों कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है ना, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R। तो अगर मैं इस वोल्टेज की वैल्यू को इस सर्किट में जितना मैंने रजिस्टर लगाया है उससे डिवाइड कर दूं तो करंट पता लग जाएगा। तो अगर मैं इसको V नोट बाय R साइन ओमेगा टी कर दूं तो ये बन जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। सो हमें क्या मिला, I इज इक्वल टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक तो ये मिल गया और भाई दूसरा ये मिल गया। अब देखो क्या इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस देखने को मिला? नहीं मिला। फाई तो है ही नहीं ना। अरे भैया फाई नहीं है। अगर फाई एग्जिस्ट करेगा, अब फाई किस में टर्म, फाई किसकी टर्म्स में एग्जिस्ट करेगा? फाई करेगा पाई की टर्म्स में, पाई बाय 2। किसकी टर्म्स में करेगा? पाई बाय 2 की टर्म्स में। ठीक है, पाई बाय 3 भी हो सकता है, पाई बाय 4, वो तो डिपेंड करता है कि हम कुछ भी वैल्यू दे दें। बट आप एक बात याद रखो सिंपली कि फाई होना चाहिए और फाई की वैल्यू पाई होगी, पाई बाय 2 होगी। तो मुझे ये पता लगा कि भाई दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दैट इज नो फेज डिफरेंस इज अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट। कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब जब फेज डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट कहां पर चल रहे हैं? दोनों एक साथ चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी कि एनर्जी और फ्लो एक ही साथ है। ठीक है, अगर एनर्जी और फ्लो दोनों एक ही साथ है तो भाई अगर मैं इसका एक फेजर डायग्राम बनाऊं बच्चों इस प्रकार से, ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक लाइन बनेगी। तो यहां पर ये हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो गया ऐसे ओमेगा टी। तो यहां पर इसी पे अब करंट तो हमेशा कम होगा, तो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। सो दैट बिकम्स आई और दैट बिकम्स वी। ये वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दोनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं, साइन वेव डायग्राम, या जिसको हम लोग टाइम डायग्राम कहते हैं, तो देखो इसका पीक वैल्यू इतना है, तो यार ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे गया, और भाई इसकी पीक वैल्यू इतनी है। ये यहां पर है ऐसे। ओके, सो दिस वे, सो दैट इज इक्वल टू v is equal to v naught sin omega t, that is I is equal to I naught sin omega t। और ये टाइम एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वोल्टेज और करंट के लिए है, ऐसे और ऐसे। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा पाए। सो दिस इज अवर फेजर डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? फेजर डायग्राम। और ये क्या है? टाइम डायग्राम। ऐसे याद रखना, फेजर डायग्राम और टाइम डायग्राम। खासियत क्या है कि जब एसी रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट होगी तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या रहेंगे? फेज में रहेंगे। ये आपको मेन बात याद रखनी है, इसमें कोई भी फेज डिफरेंस। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइन, ये याद रखना। और ये डायग्राम हो गया। अब इसको बनाओ। अब देखो हमने देखा कि जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस अगर हम एसी कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज और करंट फेज में होंगे। वोल्टेज का मतलब एनर्जी ऑफ चार्ज और करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब दोनों के दोनों फेज में हैं तो इसका मतलब वो दोनों एक जगह पर एक टाइम में एक साथ हैं। ठीक है, रजिस्टर के केस में ये आपको बड़ा यहां पर इजी लग रहा है। अब इंडक्टर की बात करता हूं, अब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। बड़े कंसंट्रेशन से करना, क्योंकि इंडक्टेंस भी यहां आएगा अब रोल में। तो देखो अब है बात एसी अप्लाइड टू इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक कॉइल होती है जिसको अगर मैं एसी से कनेक्ट करूं तो उसमें सेल्फ इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन होने की वजह से क्या होगा कि उसमें करंट की जो ग्रोथ है वो भी डिले होगी और जो करंट का डीके है वो भी डिले होगा।
ग्रोथ का मतलब है कि जो उसमें करंट बढ़ना चाहिए था उसको बढ़ने में टाइम लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, और जब जब करंट उसमें घटना चाहिए तो उसको घटने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि उसमें खुद की अपनी एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। वो खुद की ईएमएफ क्या कर रही है? वो इस अप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर रही है। अगर वो अपोज करेगी तो क्या होगा? तो अब देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बात बनेगी यहां पर। तो कंसीडर एन इंडक्टर एल ले लिया, वोल्टेज मैंने अप्लाई करी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है कि यार ये वी तो मैंने यहां लगाया है और ये एल यहां पर है, ठीक है ना? तो अब क्या होगा इसमें? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर वो कितनी होगी? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही होगा। तो यहां वोल्टेज है, यहां ईएमएफ डेवलप हुई है, तो कायदे से तो V प्लस ई बराबर 0 होना चाहिए। होना चाहिए क्या नहीं? अगर V प्लस ई है तो ये तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये तो ऐसा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो बच्चों यहां से डी आई की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन एल डी टी, ये दोनों प्लस हो गए, डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो V डी टी हो गया, एल नीचे आ गया, तो डी आई की वैल्यू होगी V बाई एल डी टी। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो V की वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको देखते हैं, तो बच्चों डी आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। बताओ अब इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई अगर निकालना है तो आई की वैल्यू हो जाएगी डी आई इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो वी नॉट बाई एल को बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। बताओ बच्चों क्या आएगा? वी नॉट बाई एल, बता क्या होगा? हाँ, माइनस कॉस ओमेगा, वेरी गुड। तो एल ओमेगा को बाहर रख दो, वी नॉट बाय एल और ओमेगा बाहर। अब यार ये रह गया कॉस ओमेगा टी, इसको साइन में कन्वर्ट करो। नहीं है, कमाल कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से बताना। हाँ, तो 90 माइनस करेंगे ना, लेकिन माइनस साइन है तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? इसको मैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकता हूं, माइनस कॉस को। हाँ या ना? अरे 90 माइनस थीटा होता है क्या? ऐसे गर्दन हिला रहे हो यार, हद ही हो गई। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। अगर यहां माइनस डालोगे, ये भी माइनस डाला, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 90। अब थीटा यहां क्या है? ओमेगा टी, और 90 क्या है? पाई बाई 2, तो माइनस कॉस ओमेगा टी नहीं हो गया ये? लिखो इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। हद हो गई। हाँ यार, तो अब देखो, ये हो गई आई की वैल्यू, ये हो गई आई की वैल्यू। अब देखो आई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एल ओमेगा, आई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एल ओमेगा। अब एल ओमेगा क्या है? एल ओमेगा, ये फंस गए तुम लोग, ये तो नई क्वांटिटी पैदा हो गई भाई, ये तो तुम्हारे आता पता ही नहीं। अच्छा, V बाय आर, अभी मैंने पिछली
डेरिवेशन में जब रजिस्टर के अक्रॉस मैंने अप्लाई करा था तो मैंने ओम्स लॉ की इक्वेशन से इक्वेट करा था I = V/R। तो अगर मैं I = V/R से कंपेयर करूं तो V0/L ओमेगा, यानी कि L ओमेगा जो है वो R के जैसा ही दिख रहा है। अभी रुक जाओ ना, डायमेंशनली जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा ना वही L ओमेगा का डायमेंशन होगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग R L ओमेगा इज सेम एज R, ये तो कह सकते हो भाई, ये तो इसी के जैसा है। अगर ये इसी के जैसा है तो R का काम क्या है, रेजिस्टेंस का स्वभाव क्या है, रुकावट पैदा करना। तो इसका मतलब इसका भी काम रुकावट पैदा करना है, इसका भी काम क्या है, रुकावट पैदा करना है, बिल्कुल। तो अगर हम लोग यहां से इसको कंपेयर कर लें, इसको अगर हम लोग कंपेयर कर ले L ओमेगा को, तो यार V0/L ओमेगा को मैं I0 लिख सकता हूं, क्योंकि I = V/R लिख सकता हूं। तो V0/L ओमेगा को मैं I0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो R के जैसा है। अगर ये R के जैसा है तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये बन गई I = I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। इस इक्वेशन में यहां फेज डिफरेंस है, इस इक्वेशन में क्या है, यहां पर फेज डिफरेंस है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको क्या बता रहा है, 90 डिग्री का, देखो ये तो आप मैथमेटिकल सीख रहे हो, अब फिजिकल समझना। अब इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं, अब जो बताने जा रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को इस टाइम पे देख लेना है, 22-24 मिनट के बाद पे शुरू होगा। साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का मतलब ये है कि इंडक्टर में फ्लो डिले होगा, और V = V0 साइन ओमेगा टी का मतलब है कि एनर्जी पहले चलेगी। अब याद करो कि इंडक्टर के अंदर में कौन सी फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो इसका मतलब जैसे ही हम लोग इसमें बाहर से वोल्टेज लगाएंगे, बाहर से वोल्टेज लगाने का मतलब क्या भाई, वोल्टेज तो लगानी ही पड़ेगी, तभी इसमें कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो खाली पड़ी कॉइल में तो क्या ही होगा। जैसे ही हम वोल्टेज लगाएंगे इंस्टेंटली इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन किसकी वजह से होगा, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। चेंजिंग फ्लक्स किस वजह से हुआ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस बात का प्रमाण है कि जैसे ही आपने वोल्टेज लगाई वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। बात समझ में आ गई। वो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंजिंग नेचर की डेवलप हुई तो उसने ईएमएफ इंड्यूस कर दी। कौन सी ईएमएफ, ये वाली। इस ईएमएफ ने क्या करा कि करंट की एस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि जो इसमें करंट मैक्सिमम वैल्यू तक जाना चाहिए था, यानी कि जो करंट इसमें बहुत जल्दी इंस्टेंटली, जैसे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगाते ही करंट मिला, लेकिन इसमें क्या हो गया कि वोल्टेज लगाते ही कुछ समय के बाद करंट हमें देखने को मिला। तो वो कुछ समय के बाद जो देखने को मिला करंट, यानी कि फ्लो हमें कुछ डिले से मिला। किस कारण से मिला, कॉइल के सेल्फ इंडक्शन की वजह से। इसका मतलब जब भी आप एक इंडक्टर को एसी से कनेक्ट करोगे तो उसमें एनर्जी पहले चलेगी, फ्लो बाद में आएगा, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में चलेगी, क्योंकि इसके कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। एंड दिस इज द रीजन कि हमें मैथमेटिकली ये इक्वेशन देखने को मिली। और अगर ये इक्वेशन देखने को मिली तो हमें एक बात समझ में आ गई
कि यहां पर क्या होगा कि वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय 2, यानी कि वोल्टेज आगे चलेगी करंट से। और इसको दूसरी भाषा में क्या बोलूंगा, करंट लैग वी बाय पाई बाय 2। और करंट को मैं क्या बोलूंगा, फ्लो। वोल्टेज को मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी। अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लो बाद में आएगा, एनर्जी पहले चली जाएगी, तो एनर्जी किसकी फॉर्म में पहुंच जाएगी, पहले फील्ड की फॉर्म में। क्योंकि इसका मतलब सुनो, एसी लगा रहा हूं मैं, एसी में ऑलरेडी जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो ऑसिलेशन की फॉर्म में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाद में ऑसिलेट, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो गया अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, देरी से जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक देरी से जाएगा, कंपेयर्ड टू रजिस्टर। रजिस्टर में जैसे ही आपने वोल्टेज लगाई, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो गया, अपनी पीक वैल्यू पे चला गया, साथ में एनर्जी को भी लेके चला गया। लेकिन यहां क्या हो गया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन पे आया, इमीडिएटली वहां पर चेंजिंग फ्लक्स डेवलप हो गया। उस फ्लक्स ने क्या कर दिया, उस फ्लक्स ने क्या कर दिया कि उस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर थोड़ी देरी से पहुंचा। वो जो देरी से पहुंचने का जो कार्यक्रम वहां हुआ, उसी से यह कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि वोल्टेज ने लीड कर दिया करंट को। यानी कि फील्ड और एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में यहां जिसको बोल रहा हूं ना मैं, ये वो फील्ड है, तो वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय 2। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। अगर अब मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, ये देखो ऐसे बनाना पड़ेगा। ये एक्सिस है, इसके ऊपर वोल्टेज और करंट मैं दोनों रख सकता हूं, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसको मैं टाइम के रेलेवेंट रख सकता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैंने वोल्टेज यहां रिप्रेजेंट कर दिया, वी नोट मैंने यहां कर दिया, तो मुझे बताओ करंट मुझे कहां दिखाना पड़ेगा, इससे 90 डिग्री। तो अगर मान लो ये 45 है, तो 45 इधर ले लो, तो ये हो जाएगा आई नॉट, और ये आ गया फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस। यहां करंट है, यहां वोल्टेज है। इसका फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा। फ्लो पीछे है, एनर्जी आगे है। एनर्जी की फॉर्म यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फ्लो किसका है, इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन, किस तरफ, अपनी पीक वैल्यू की तरफ जाने के लिए। अब ये तो हमें पता लग गया कि इंडक्टर से जब भी एसी को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज आगे चलेगी, वोल्टेज लीड करेगी, और करंट पीछे से आएगा। यानी कि उसमें वो एक साथ एक टाइम पे नहीं मिल सकते। और यहां जो वोल्टेज है वो मैं एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन को डिले करेगी। पता लग गया, समझ आ गई बात, दिमाग में घुस गई एकदम से, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इतने माइक्रो लेवल पे मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने अपना कंटेंट डिलीवर किया होगा। अगर किया होगा तो मुझे दिखाना जरूर, ठीक है। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो, जब आप किताब खोल के पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो माइक्रो लेवल की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं वहां बात कर रहा हूं, वो चीज फर्क डालती है। अब ऐसा क्यों हुआ है कि वोल्टेज और करंट एक साथ आगे पीछे क्यों नहीं गए हैं, किसी ना किसी रुकावट की वजह से, किसी ना किसी रुकावट की वजह से। वो रुकावट क्या है, एल ओमेगा। तो एल ओमेगा एज रुकावट, ठीक है। किसके बीच में, फ्लो और एनर्जी के बीच में। अब इसका कुछ नामकरण करें, करना पड़ेगा, तो नई क्वांटिटी पैदा हो गई, ये तो कुछ नया आ गया। अब नया कुछ आ गया तो नाम करो, और जब नाम रखेंगे तो सिंबल भी देना पड़ेगा।
इसका नाम है XL। X और L, X भी है और लार्ज भी है। अरे भैया इसको कैपिटल से लिखते हैं, आप अपनी किताब में देख लो उठा करके, ठीक है? ऐसा नहीं लिख सकते आप। एल छोटा क्यों है? क्योंकि इंडक्टर दिखाने के लिए। हाँ, एक्स के तो कई मतलब होते हैं ना, एक्स के तो कई मतलब होते हैं। तो कौन से वाला एक्स है? ये इंडक्टर वाला एक्स है, ये बताने के लिए एल यहां लिख दिया। तो इसका नाम है एक्सएल, एक्सएल बराबर एल ओमेगा। अब इसका नामकरण करो, तो इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है? इट इज अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब असरदार। इट इज अफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू एसी फ्लो थ्रू इट। ठीक है, इट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। मजेदार बात, क्या पता लग गया बेटा? ये एक असरदार रुकावट है जो कि इंडक्टर के द्वारा दी जाती है किसको? एसी को, कि उसके जो अंदर से जो एसी फ्लो हो रही है उसको रुकावट देता है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी का लफड़ा झेल लेते हैं, चलो देखो कैसे। XL इज इक्वल टू एल ओमेगा एल इंटू 2 पाई न्यू। चलो जी, देखो बेटा डीसी के लिए देखो, 4 डीसी बात को समझना। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। अब 0 से इसको पूरे को गुणा करोगे तो 0, यानी कि इंडक्टर डीसी को कोई रुकावट नहीं देता। जाओ आराम से जाओ, पास बना हुआ है। तो इंडक्टर डू नॉट अपोज, हाँ, इंडक्टर डू नॉट अपोज डीसी, ये बात याद रखना। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं एसी की, बड़ी मजेदार बात है। देखो एसी को कैसे हम लोग ध्यान में रख पाएंगे या समझ पाएंगे? एसी का क्या सीन होगा? देखो इंडक्टर डू नॉट अपोज डीसी। अब देखो बच्चों, एक्सएल इज इक्वल टू एल इंटू 2 पाई। अच्छा, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। अब एक बात बताओ यार, कोई भी इंडक्टर की वैल्यू आपको कुछ हेनरी दे रखी है, कुछ ना कुछ तो हेनरी देंगे ना, एल की वैल्यू तो हेनरी में है, उसको 2 पाई से गुणा करो। 2 पाई कितना होता है? 6.28। 6.28 को 50 से गुणा कर लो, हाँ 3000 के अराउंड आएगा, 3100 कुछ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5 तिये 15 और 6 पंजे 30, तो 3100 अराउंड आएगा कुछ। तो मान लीजिए कि 3100 की वैल्यू अगर कुछ है और उसको मैं एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई मुझे। क्या मिल गई मुझे? एक, यहां तो 0 हो गया था ना, यहां फाइनाइट मिला था। अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही एक्सएल भी बढ़ता जाएगा। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी मेरी 50 के बजाय मैंने 60 कर दी, तो जैसे ही अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये अगर मेरा 60 हो गया तो यार ये कितना हो जाएगा? 6 × 18, 6 × 3600, ये 3700 कुछ आएगा। पहले 3100 कुछ आ रहा था, अब ये 3700 कुछ हो गया, तो एक्सएल बढ़ गया ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाँ, तो इससे क्या पता लग गया? फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब एल अपोज एसी, ठीक है। और अगर हम इसका एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है।
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इंडक्टर के द्वारा एसी को अपोज करना। कारण अब मैं बता रहा हूं अपोज क्यों करता है, क्योंकि चेंजिंग फ्लक्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या डेवलप होता है भैया? क्या डेवलप होता है बोलो ना, बताया पिछले चैप्टर में, सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन होने की वजह से क्या होगा? उसमें अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। वो अपोजिट डायरेक्शन की ईएमएफ क्या करेगी? अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगी। उसकी वजह से क्या होगा? अप्लाइड करंट रुक जाएगा। अप्लाइड करंट रुकेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन देर से होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी पीक वैल्यू पर देर से पहुंचेगा। बस यही प्रोसेस होगा। ये हो गया हमारा एसी अप्लाइड टू इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में हमारे को तीन बातें खास मिली। पहली बात कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होगा। दूसरी बात, फेज डिफरेंस किस वजह से होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसका ग्राफ ये होता है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंडक्टर जो है कभी भी डीसी को अपोज नहीं करता है, कभी भी उसके लिए वो रुकावट पैदा नहीं करता है। उसको कहता है जा यार तू आराम से जा, मस्ती से यार, तेरा पास बना हुआ है। डीसी का यहाँ पास बना हुआ है, ठीक है। और एसी क्या है इंडक्टर के लिए? जनरल कैटेगरी, हर जगह चेकिंग होगी, ठीक है। चलो चलो, तो अब इसमें देखो एक और बात रह गई हमारे बीच में। बात क्या रह गई कि इसकी यूनिट क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस की? कहां गया रे? एक्सएल, ये रहा एल ओमेगा, ठीक है। तो एक्सएल की यूनिट होती है ओम, लिखो। हाँ हाँ, जब ऑपोजिशन है तो ओम ही है इसकी यूनिट है, ठीक है। यही तो खासियत है इसकी। तो ऐसा यूनिट क्या है? ओम, ठीक है। और एक्सएल का डायमेंशन क्या है? जो रेजिस्टेंस का है, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। ठीक है, इसका डायमेंशन ओम है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। कैसी है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब एसी को कनेक्ट करेंगे किससे? अगला टॉपिक है, एसी को कनेक्ट करेंगे अब कैपेसिटर से। नाउ एसी इज कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर। चलो, एसी अप्लाइड टू, अब इसको समझना बेटा, ये है कैपेसिटर, ये है एसी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये कैपेसिटर C है। तो बेटा आप बताओ Q बराबर क्या होता है? CV, है ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो Q बाय C क्या होता है? V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब Q की वैल्यू यहां से अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी। और करंट क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। तो अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, डी बाई डी टी कर दूं और क्यू की जगह डाल दूं वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी। हो गया? तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे वी नोट देखो, डायरेक्ट करो यार, वी नोट भी बाहर सी भी बाहर, कांस्टेंट है। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ये हो जाएगा वी नॉट सी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी।
अब अगर आप cos ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि साइन में चाहिए ना वैल्यू, तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू वी नॉट सी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि वो नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये क्या होगा, आई। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा इधर समझो यार, ये सी ओमेगा है ना, इसको नीचे डालो, वी नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब देखो, अगर मैं कंपेयर करूं v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाय आर से, तो ये तो वही आर के सेम की क्वांटिटी आ गई है। क्या बात कर रहा है यार तू, है? हाँ, तो तू इसको क्या लिखना चाह रहा है? ये तो cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू होगा, फिर जब ये चेंज होगा तो sin ओमेगा टी हो जाएगा। तो मैंने तो इसको बदला है ना। अरे मेरे भाई, मैंने इसको ये लिखा है। अरे कमाल कर रहा है यार, इसको तूने डिफरेंशिएट करा sin ओमेगा टी को, तो क्या बन गया, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो वी नॉट सी ओमेगा बन गया। तो अब तूने cos थीटा को साइन की टर्म्स में लिखना, तो क्या लिखेगा, साइन थीटा प्लस पाई बाय टू या पाई बाय टू प्लस थीटा, और क्या लिखेगा? कमाल है यार, पता नहीं कहां जा रहा है तू, है? एनर्जी बचाओ। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन सी ओमेगा क्या बन गया, आर बन गया। तो ये तो आई नोट लिख सकता हूं इसको मैं, तो आई नोट की वैल्यू होगी वी नोट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। इसका मतलब 1 अपॉन सी ओमेगा जो है ये बन गया एक्स सी, यानी कि इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बन गया ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो इट इज effective opposition offered by capacitor to AC, effective opposition offered by capacitor to AC flow through it। अब समझ आ गई बात? ठीक है, तो XC की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन सी ओमेगा। अब इधर से देखो इस बात को, तो अगर ये वैल्यू आई नोट हो गई तो इक्वेशन बन गई आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अगर ये वाली बात ऐसे है, अगर ये वाली बात ऐसे है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो भाई इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या लीड कर रहा है, करंट। तो करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय टू, और वी लैग आई बाय पाई बाय टू, ये हो गया। और अगर ऐसा है, अगर यहां पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो किस फॉर्म में है बताओ, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है, अरे कौन सी फील्ड, जहां पड़ा यंत्र चलाओ, मारो इसके। यार मन करता है ना तेरा लठ मारू मैं घेर के, सही बता रहा हूं। कैपेसिटर में मैग्नेटिक फील्ड हद बचा दी तूने, लठ खाने के काम है तुम्हारे। तो कैपेसिटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब एसी अगर फ्लो कर रही है, अब सुनो बात को, जब एसी अगर फ्लो कर रही है
तो जो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंजिंग नेचर की डेवलप हुई, चेंजिंग नेचर की डेवलप हुई। उस चेंजिंग नेचर की फील्ड ने जो यहां डेवलप हुई थी इस रीजन में, उसने इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाई जिससे कि वो सर्किट कंप्लीट कर गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब तक वोल्टेज पहुंची उससे पहले तो यहां के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए। एनर्जी पीछे है क्योंकि यहां गैप है इसमें। तो जैसे ही एनर्जी चेंज हुई, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने इमीडिएटली अगली प्लेट के ऊपर फोर्स लगा दिया और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए। तो जब तक वहां एनर्जी पहुंची उससे पहले तो वहां फ्लो मिल गया था। और फ्लो मतलब एसी है, फ्लो मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ही होनी है ना, तो इतने से डिस्प्लेस हो गए वो इतनी देर में, तो बस वही हमें पता लग गया। तो ये है। अब देखो बच्चों, ऐसा किसकी वजह से हुआ? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये होता है। अब इसका ग्राफ देखो, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ये एक्सी है, तो ये आपको पता है कि ये ग्राफ इस शेप में बन जाएगा। ठीक है, ओके, लिखो। तो अब देखो इसमें आपके पास क्या हो गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करता हूं मैं तुम्हारे साथ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज है? देखो बेटा, एक्स सी इज इक्वल टू 1/c इंटू 2π/न्यू। ठीक है, यही होता है ना, इज इक्वल टू 1/c ओमेगा है। अब देखो डीसी के लिए, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 0। 1/0 करोगे आप, 1/0, क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारा 0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। यानी कि जो ये एक्सी है, एक्सी मतलब अपोजिशन, यानी कि रुकावट इंफिनिटी है। मतलब इंफिनिटी रुकावट का मतलब क्या हुआ? बहुत हाई वैल्यू है, यानी कि ये किसी भी कीमत पर करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इसीलिए कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी के केस में उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट होता है। वो किसी भी कीमत पे डीसी को फ्लो नहीं करने दे सकता। वो फैक्टर नहीं है कि दो प्लेट के बीच की सेपरेशन है, क्योंकि वो सेपरेशन तो एसी में भी है। तो एसी में कैसे फ्लो हो रहा है? और फ्लो भी हो रहा है और लीड भी कर रहा है। सो द पॉइंट इज नॉट द सेपरेशन, द पॉइंट इज कि फील्ड कांस्टेंट है या चेंजिंग है। तो एक्सी की वैल्यू 1/0 बराबर इंफिनिटी। इसका मतलब दैट इज कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। अब देखा, आज आपको क्लियर हो गया कैपेसिटर डीसी को क्यों ब्लॉक करता है। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी क्यों करता है? कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक, हाँ, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट होता है। अब देखो फॉर एसी, अब एसी का एनालिसिस। अब एसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइनाइट होगी। फाइनाइट मतलब 50 हर्ट्ज होती है। अब यार एक बात बताओ, 1/c इंटू 2π को मैं 50 से अगर गुणा करूं दूंगा, अगर मान लीजिए मैंने 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू मेरी कुछ ना कुछ तो छोटी बनेगी, नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? अगर वैल्यू मेरी एक्सी की वैल्यू मैं चाहे कुछ भी कर लूं, देखो 2π तो मुझे पता है 6.28, 6.28 को मैं कैपेसिटेंस से, अब कैपेसिटेंस कितना होता है? माइक्रोफेराड में होता है। तो वो वैल्यू कितनी है? माइक्रोफेराड की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है। उसको मैं 50 से गुणा कर दूं, उसको अगर मैं 50 से गुणा कर दूं, और आप किसी भी बड़ी उस छोटी वैल्यू को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये अगर फाइनाइट है तो एक्सी की वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि बेटा 1/50 छोटा होता है। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.02 आएगा। सिर्फ 2 मिनट रुक जा, अभी कॉल बैक करता हूं।
ठीक है, XC की वैल्यू हो गई 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो XC की वैल्यू हो गई वेरी स्मॉल, यानी कि कैपेसिटर जो है वो AC को अलाउ करता है। कैपेसिटर क्या करता है? AC को अलाउ कर देता है। सो दिस इज द एनालिसिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है इन बातों को समझ पाए और इनको हम क्लियर कर पाए। तो ये हो गया हमारा AC अप्लाइड टू इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, तीनों एलिमेंट को सेपरेटली हमने डिफाइन कर लिया, कंप्लीटली मैंने इसको डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ टॉपिक नहीं छूटा है, ठीक है। अच्छे से देखना इसको, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।